अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है ISO 9001 2015 लीड ऑडिटर कोर्स। आज इसका हम डे 1 डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और जिसने भी इस कोर्स को डिटेल में पढ़ना है इन लेक्चर्स के अलावा वो व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल पे रिक्वेस्ट भेज के इसके नोट्स मंगवा सकता है। तो फर्स्ट डे आज हम स्टार्ट करते हैं ISO 9001 2015 QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम समझने के लिए क्वालिटी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिटी असल में क्या चीज़ है। व्हाट इज़ क्वालिटी? द characteristics of a product or service that bears on its ability to satisfy stated and implied needs। कि किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की ये खासियत कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी वो सकत रखती है कि वो सेटिस्फाई कर सके जो कहा गया या जिन नीड्स के लिए उसको बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं क्वालिटी इज इक्वल टू परफॉर्मेंस आवर एक्सपेक्टेशंस। अगर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो अगर परफॉर्मेंस आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरती है तो हम उसको कहेंगे कि ये चीज़ क्वालिटी है। और जब परफॉर्मेंस आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरती तो वो चीज़ आपकी पुअर क्वालिटी में कंसिडर की जाएगी। तो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की जो या सर्विस की ये एबिलिटी है, ये उसके अंदर खासियत मौजूद है कि वो जो कुछ कहा जाए उसे पूरा कर सके या जिस नीड जिस ज़रूरत के लिए इसको बनाया गया है उसको पूरा कर सके, तो हम इस खासियत को उस प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी बोलेंगे। उसके बाद क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हमने लीड ऑडिटर, ये ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कोर्स हमने डिस्कस करना है, तो इसमें हमें लाजमन मालूम होना चाहिए कि ये ऑडिट क्या है। व्हाट इज ऑडिट? A systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled। मतलब ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है और इंडिपेंडेंट प्रोसीजर है। जो कि डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, इसका मतलब ये होता है कि ऑडिट एविडेंस, मतलब कि ऑडिट के एविडेंस शवाहिद को इकट्ठा किया जाए, उसके बाद उन शवाहिद को एवेल्युएट किया जाए और देखा जाए कि जिस क्राइटेरिया के मुताबिक परफॉर्म की गई है ये एक्टिविटी, उस क्राइटेरिया के मुताबिक किस हद तक इसने सेटिस्फाई किया या कि नहीं किया। नेक्स्ट आता है ऑडिट वर्सेस इंस्पेक्शन। ये एक डिफरेंस है जो हमें मालूम होना चाहिए कि ऑडिट में और इंस्पेक्शन में फ़र्क क्या है। अब वो ऑडिट चाहे क्वालिटी का है, चाहे वो इन्वायरमेंट का है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का है, इसी तरह इंस्पेक्शन चाहे क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन उसके दरमियान में एक वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। और जब तक आपको ये डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऑडिट या इंस्पेक्शन दोनों में से कोई भी चीज़ प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब उसके अंदर अगर हम ऑडिट के ऊपर बात करें तो ऑडिट बेसिकली एक सिस्टमैटिक अप्रोच का नाम है, ठीक है। एक सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट अप्रोच है जिसमें चीज़ें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होंगी, जिसमें चीज़ें किसी सेट क्राइटेरिया को मीट करने के लिए होंगी, जिसमें चीज़ें जो है क्रिटिकली एवेल्युएट होंगी। क्रिटिकली मतलब कि जो चीज़ उसकी गुड प्रैक्टिस में आएगी वो भी कंसीडर की जाएगी और जो बैड प्रैक्टिसेस होंगी वो एज अ इंडिपेंडेंट आपको आइडेंटिफाई करता है। जबकि इंस्पेक्शन क्या है, ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है और नॉर्मली ये प्रोसीजर इंस्पेक्शन का नॉर्मली
उस तरह से रिटन भी नहीं होता जिस तरह से एक ऑडिट को प्रॉपरली परफॉर्म किया जाता है और रिटन फॉर्म में उसको लाया जाता है। जबकि इंस्पेक्शन एक वॉक अराउंड भी हो सकती है, चहलकदमी करके भी इंस्पेक्शन हो सकती है। तो इंस्पेक्शन और ऑडिट का सबसे बड़ा फर्क क्या है कि ऑडिट एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ क्रिटिकली एवेल्युएशन है, जबकि इंस्पेक्शन एक फॉर्मल प्रोसीजर है चीज़ों को देखने का। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल एंड वैल्यू एडेड ऑडिटिंग। ट्रेडिशनल ऑडिटिंग क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल ऑडिट्स परफॉर्म करवाती है अपने अंदर ही मौजूद लोगों से, और उसके कुछ आउटपुट्स को कंसिडर किया जाता है और ज़्यादातर को इसी तरह छोड़ दिया जाता है। और जबकि ये ट्रेडिशनल ऑडिट में क्या होता है कि लीनियंट होता है और उसमें चीज़ों को क्रिटिकली एवेल्युएट नहीं किया जाता। जबकि वैल्यू एडेड ऑडिटिंग हम उसी को कंसिडर करते हैं जो प्रॉपरली क्रिटिकली एवेल्युएट करे सिस्टम को, और उसके साथ साथ हमें प्रॉपर इनपुट्स भी दे कि जो अभी हमारी नॉन कंफर्मिटीज हैं, मेजर हैं, माइनर हैं, किसी भी तरह की, हम उनको बेहतर कैसे बना सकते हैं। और जब तक किसी ऑडिट का आपके ऊपर जो है बेनिफिट नहीं होगा तो हम उसको ट्रेडिशनल में कंसीडर करेंगे। और जो ऑडिट हमें एक सिस्टम के अंदर इनपुट देगा उसको एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, उसी को हम वैल्यू एडेड ऑडिटिंग कंसीडर करेंगे। अब जी इंपॉर्टेंट ऑडिट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे पास आगे फर्दर यूज होंगी। उसमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हर चीज़ तहरीरी शक्ल में मौजूद होगी, और वो जो इंफॉर्मेशन होगी वो हमने रिटन फॉर्म में लेनी है। डॉक्यूमेंट कोई भी चीज़ जो तहरीरी शक्ल में हम दस्तावेज बना देंगे। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड होता है कि किसी भी काम को, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप हार्ड फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ले आए। ऑडिट क्राइटेरिया कि किन चीज़ों को आपने कंसीडर करना है, किन चीज़ों को आप एड्रेस कर रहे हैं। ऑडिट स्कोप, किस चीज़ का ऑडिट होने जा रहा है। और ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ऑब्जेक्टिव एविडेंस वो होते हैं जो आपके शवायद जो हैं, जो किसी मकसद की तरफ आपको लेके जाएं, जिन एविडेंस की कोई इनपुट हो या जिन एविडेंस से हमें बाद में कोई आउटपुट मिल सकती हो। ऑडिट प्लान क्या है, ऑडिट प्रोग्राम, नॉन कंफर्मिटी, ऑडिटर्स, ये इंशाल्लाह आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अगर आप यहीं पे देखते हैं तो नॉन कंफर्मिटी में कंफर्मिटी होती है। ऑडिट प्रोग्राम में तो ये है कि आपने ऑडिट परफॉर्म कैसे करना है, प्री ऑडिट क्या है, ड्यूरिंग द ऑडिट, ये सब चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम में आएंगी। कब करेंगे, ऑडिटी पार्टी से क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें, और ऑडिटर से क्या रिक्वायरमेंट है, ऑडिटर टीम क्या करेगी, वो सब चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम में। अब नॉन कंफर्मिटी क्या होता है, कंफर्मिटी, कंफॉर्मेंस या कंप्लायंस बोलते हैं कि व्हेन आपको किसी स्पेसिफाइड लॉ या स्टैंडर्ड के मुताबिक परफॉर्म करना पड़े, उसको हम कंफर्मिटी बोलते हैं। और नॉन कंफर्मिटी ये होती है कि जब आप फेल हो जाएं किसी स्टैंडर्ड के, किसी लॉ के मुताबिक परफॉर्म करने में, तो उसको हम कंसिडर करते हैं नॉन कंफर्मिटी में। नेक्स्ट आता है ऑडिटर। जो पर्सन ऑडिट एक्टिविटी को परफॉर्म करता है अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, स्पेसिफाइड नॉलेज के बिहाफ पर, उसको हम ऑडिटर बोलते हैं। उसके बाद ऑडिटी। ऑडिटी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑडिट परफॉर्म किया जाएगा, और ऑडिट टीम वो है जो टीम इस ऑडिट को परफॉर्म करेगी। टेक्निकल एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट हमें इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ऑडिटर टेक्निकलिटीज को नहीं जानता, वो अपने काम को, ऑडिटिंग को जरूर जानता है, ऑडिटिंग प्रोसेसेस में स्टार्ट हो सकता है, वो एक्सपर्ट होगा। लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट हमें तब रिक्वायर्ड होता है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस हों, बहुत ज़्यादा उलझाव का शिकार हों, तो तब। देन ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता है कि जो ऑडिटी टीम से रिक्वायर्ड था वो कर रही है, और जो ऑडिट टीम से रिक्वायर्ड था वो परफॉर्म कर रही है या नहीं। ऑडिट फाइंडिंग्स, जब आपका ऑडिट परफॉर्म हो जाता है तो उसके बाद ऑडिट फाइंडिंग्स आती हैं, और उन्हीं के बिहाफ पर ऑडिट कंक्लूजन्स बनते हैं। और देन गाइडेंस आती है कि अब आपने ये जो आपकी फाइंडिंग्स आई हैं इनको हमने बेहतर कैसे बना सकते हैं। रिस्क, देन कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस होता है जी आपकी चार चीज़ें कि नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस।
कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ये होती है कि जब चीजें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं लेकिन परफॉर्मेंस अभी तक उस लेवल की नहीं आई है, तो चीजों को चेंज नहीं किया जाता बल्कि चीजों को कुछ वक्त दिया जाता है ताकि वो मजीद बेहतरी की तरफ जाने निप जाए। ऑडिट टीम, टेक्निकल एक्सपर्ट और ऑब्जर्वर, ये ऑलरेडी हो गए। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी, सिस्टम क्या है? सिस्टम बेसिकली एक्टिविटी प्रोसेस का नाम है सिस्टम। ठीक है, कि एक निज़ाम, जिस निज़ाम के तहत एक्टिविटीज प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं और एक सिस्टम डेवलप किया जाता है कि उन एक्टिविटीज और प्रोसेस को जब परफॉर्म किया जाएगा तो ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये मैनेजमेंट सिस्टम में आएगा। और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हम तब कंसिडर करेंगे जब इस सिस्टम में क्वालिटी की बात की जाएगी। देन द प्रोसेस अप्रोच। अब इसके हवाले से अप्रोच क्या होगी हमारी? व्हाई प्रोसेस अप्रोच? Certain input and output can be analyzed and measured, can be controlled, can be improved. Output, our input multiplied by 100, percentage efficiency of process. कि प्रोसेस की अप्रोच क्या है? प्रोसेस अप्रोच से मुराद आप यहाँ पर ये लेंगे कि किस तरह से चीज़ों को परफॉर्म किया जाना चाहिए या किया जा रहा है, और उसके बाद उस परफॉर्मेंस के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान इनपुट्स की, जब सर्टेन इनपुट्स या आउटपुट हैं तो उनको किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। उसके बाद एक प्रोसेस जो है वो एनालाइज्ड और मेजर हो सकता हो, कंट्रोल्ड हो और इम्प्रूव्ड हो। तो ये सारे के सारी प्रोसेस अप्रोच ही है जो ये तमाम चीज़ों को बेहतर बनाती है। या आप ये कह सकते हैं कि ये चार चीज़ें अगर एक प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगी तो वो एफिशिएंसी और प्रोसेस को बेहतर करेंगी। अब आ गया जी हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो पेज एक्सरसाइज 3 पेज 9 ये मैं मिस कर रहा हूँ, ये क्विज, ये आपको जो आप बुकलेट मुझसे रिक्वायर करेंगे, जो बुकलेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो उसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, तो डिटेल में आप वहां पर इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इनसे सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। व्हाट इज अ मैनेजमेंट सिस्टम? सबसे पहले कि मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट वेरियस लेवल टू रन द processes by providing defined inputs and getting the desired output. मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक ढांचे का नाम है जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हैं, रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं और आप देखते हैं कि ये जो रिसोर्स इनपुट किए गए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई हैं, इसका हमें आउटपुट क्या है। ठीक है, या जो हम आउटपुट अचीव करना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंतजामी ढांचा डेवलप करता है जिसमें लोगों को रिसोर्स असाइन होते हैं, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के असाइन होने का, रिसोर्स असाइन होने का पर्पस ये है कि आपने उस सिस्टम में से आउटपुट लेनी है, तो इसको हम मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे। अब change in quality management system. Why change in quality management system? What do change in QMS? How to incorporate change in existing QMS? इसका आंसर जो है ना ये आगे उसमें मिल जाएगा। अब अच्छा, बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस, के हमें फायदा क्या होगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हम अगर उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। जाहिर बात है जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें पहले ऑब्जर्व ये किया जाता है कि इस चीज के बेनिफिट्स क्या हैं या हमें इस चीज से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो उसी सूरत में हम उस चीज को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस के बिजनेस बेनिफिट क्या है? ठीक है, नंबर 1, इम्प्रूव प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज, हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इम्प्रूव करेगा प्रोडक्ट और सर्विसेज को। लेसर कंप्लेंट्स, लेसर फीडबैक, और आपको कंप्लेंट्स बहुत कम होंगी और फीडबैक भी कम आएंगे। इंक्रीज्ड कस्टमर रिटेंशन, इंक्रीज्ड न्यू कस्टमर। अच्छा, कस्टमर रिटेंशन
जो है ये इस तरह से है। इंक्रीज न्यू कस्टमर तो समझ आ गई कि नए कस्टमर में बढ़ाएगा। इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन ये होती है कि एक होती है चीज मेंटेन और एक होती है रिटेन। मेंटेन में क्या है कि आप कहते हैं हमने अपना डेली का 100 क्लाइंट जो है वो मेंटेन किया हुआ है। 100 क्लाइंट मेंटेन का मतलब ये है कि 100 बंदे डेली एक आपके बिजनेस पे आते हैं, क्लाइंट है आपके, वो आपके पास आते हैं। रिटेंशन ये होती है कि उनमें से कितना क्लाइंट ऐसा है जो रेगुलर है आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल 100 में से आप कहते हैं कि 30 ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे जो हमारे अलावा कहीं नहीं जाते और वो डेली बेसिस पे आते हैं, हमारे पास ही आते हैं। तो अब मेंटेन आपने 100 का फिगर किया हुआ है, जबकि रिटेंशन या रिटेन आपका 30 का फिगर है। तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेस देन 1 डे टाइम फॉर आफ्टर सेल सर्विसेज। कंसिस्टेंट हो प्रोडक्ट और सर्विसेज, इंक्रीज प्रॉफिट, इंक्रीज रेवेन्यू। अंडरस्टूड है, जब क्वालिटी बेहतर होगी, जब प्रोडक्ट्स इंप्रूव्ड होंगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और रेवेन्यू भी आपका इंक्रीज होगा। कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस विद इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से फायदा क्या होगा कि आपकी कंप्लायंस होगी लीगल रिक्वायरमेंट से, कि आपने क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स की जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उनको आप परफॉर्म कर रहे हैं और आप एक लॉ को, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहे हैं। इंक्रीज इम्प्लॉयज मोरल एंड पार्टिसिपेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉयज देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड है तो इससे उनका मोरल जो है वो बुलंद होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। इंक्रीज सैलरीज एंड बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज, आइडेंटिफाइड फ्यूचर नीड्स ऑफ कस्टमर, आइडेंटिफाई करंट नीड ऑफ कस्टमर। इससे मालूम ये पड़ेगा कि आप जब परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे उससे आइडिया हो जाएगा कि फ्यूचर में कस्टमर क्या चाह रहा है और इस टाइम पे कस्टमर की क्या नीड है और हम किस एक्सटेंट तक उनको फुलफिल कर रहे हैं। लेसर वर्क फोर्स, मोर वर्क फोर्स। तो इससे हमारा क्या होगा कि वर्क फोर्स जो है वो हमारी बेहतर होगी जैसे जैसे क्वालिटी। आईएसओ स्टैंडर्ड्स फॉर क्यूएमएस। अब आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने कौन सा स्टैंडर्ड क्यूएमएस के लिए रखा है? When the organization need to demonstrate its capability and consistency to supply the products and services। अब उसमें क्या है, उसमें आईएसओ ने दिया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आईएसओ स्टैंडर्ड्स फॉर क्यूएमएस क्या है? आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट का जो सबसे अहम टूल है, जो इम्पोर्टेंट टूल है, वो है पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए साइकिल बेसिकली प्लान डू चेक एक्ट की एब्रीविएशन है। पीडीसीए साइकिल के डिफरेंट नेम्स हैं और लेक्चर सुनने के दौरान आप उन्हें लाजमी लिख लीजिए ताकि किसी भी नाम से ये आपके सामने आए तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम इसके अंदर ना आए। पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट के जो डिफरेंट नेम्स हैं उनमें पीडीसीए साइकिल को पीडीसीए सर्कल, पीडीसीए व्हील भी बोला जाता है। इसके अलावा पीडीएसए साइकिल भी बोला जाता है, प्लान डू स्टडी एक्ट, इसको ओपीडीसीए साइकिल भी बोला जाता है। ऑब्जर्वेशन प्लान डू चेक एक्ट साइकिल, व्हील और सर्कल। ऑब्जर्वेशन प्लान डू चेक एक्ट इस तरह से है कि प्लान डू चेक एक्ट जब था तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहते हैं कि आप प्लानिंग तब कर सकते हैं जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, तो इसलिए साइकिल को ऑब्जर्वेशन प्लान टू चेक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका जो फोर्थ नेम है वो है शेवर्ड साइकिल, क्योंकि ये साइकिल 1925 में शेवर्ड ने दिया था, इस वजह से इसको इसके नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जदीद जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन के साथ प्लान टू चेक एक्ट की जो फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है ये डैमिंग की वजह से है, इसलिए इस साइकिल को डैमिंग साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसने इसके ऊपर तकरीबन हाफ सेंचुरी के बाद 1974 के बाद से काम किया है।
आगे चलते हैं, प्लान डू चेक एक साइकिल, व्हाट इज पीडीसीए साइकिल, हाउ पीडीसीए साइकिल कैन बी अप्लाइड टू अ मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाई पीडीसीए साइकिल इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात इसके अंदर हम लेके चलेंगे आगे जरा, ताकि साइकिल के अंदर हमें ये चीजें सारी की सारी क्लियर। ये हमारे पास आ गया पीडीसीए साइकिल एंड आईएसओ 9001 2015। ये जो किसी भी आईएसओ स्टैंडर्ड के बाद के कॉलन के बाद ये जो चीज आती है, ईयर लिखा होता है, ये इसका वर्जन जो है वो रिवाइज्ड होने का ईयर है। ठीक है जी। अब कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास आता है प्लान डू चेक एक्ट। अब प्लान में क्या है, हमारे पास प्लानिंग, देन स्पोर्ट एंड ऑपरेशन। इन सारों से पहले हम अगर इसको इस तरह से देख लें कि हमारे पास प्लान डू चेक एक्ट के अंदर से फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिटेल्ड में चली जाती हैं, जिसका सपोर्ट एंड ऑपरेशन, लीडरशिप, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, प्लानिंग, इम्प्रूवमेंट, ये तमाम तर चीज़ें। अब इसके बाद इनपुट्स के, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह देखें कि इनपुट क्या है और इनपुट के अंदर सिस्टम जो मौजूद है, सिस्टम के अंदर क्या चीजें हैं। ठीक है। अब देखें, कस्टमर रिक्वायरमेंट इनपुट है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्ट्स इनपुट है, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज वो भी इनपुट है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो पूरी करेंगे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही है उसकी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो भी इंटरेस्टेड पार्टी है, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर शामिल होंगी। उसके बाद जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्लान डू चेक के एतबार से चल रहा है, प्लानिंग कर रहा है, इंप्रूवमेंट, सपोर्ट, लीडरशिप, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, ये सारे काम कर रहा है मैनेजमेंट सिस्टम। अब जब मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा है तो दो रिजल्ट्स निकल रहे हैं, एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन की जा रहा है और दूसरा आ रहा है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को हिट कर रही है, उसको सेटिस्फाई कर रही है, जबकि जो इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की शक्ल में बेहतर फॉर्म में हमारे सामने आ रही हैं। ये इस तरह से सिस्टम में इनपुट्स आती हैं और इनपुट्स के बाद इस तरह से हमें इस सिस्टम में आउटकम मिलती है। फाउंडेशन एंड फेमिलराइजेशन, द ISO 9001 conformance standard contains 7 primary clauses, 4 to 10 and sub clauses। ठीक है जी। हमारे पास इसके अंदर जो आपका ISO 9001 स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के अंदर 7 प्राइमरी क्लासेस मौजूद हैं और हर क्लास के अंदर, हर प्राइमरी क्लास के आगे सब क्लास उसकी मौजूद है। अब उसमें जो नंबर 4 है, कॉन्टेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा जो उसका सेकंड है प्राइमरी क्लास वो लीडरशिप है, देन प्लानिंग है, सपोर्ट है, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन और इम्प्रूवमेंट की बात करेगा। तो यही 7 चीजें जो है हमने इस साइकिल के अंदर भी डिस्कस की थी, जिसमें हमारे पास ये चीजें स्टार्ट होती हैं 5 6 7 8। 4 से स्टार्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्ट्स, देन हमारे पास लीडरशिप, देन प्लानिंग होती है, उसके बाद सपोर्ट एंड ऑपरेशन, देन परफॉर्मेंस वैल्यूएशन और लास्ट वन में हमारे पास इंप्रूवमेंट आ जाती है। इसी तरह ये 7 इसकी प्राइमरी क्लॉजेज हैं जो हमें मिलती हैं ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। आगे जी, अब ऑपरेटर क्यों इस्टेब्लिशिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हुए आपको कुछ फैक्टर्स, कुछ चीजें जो हैं वो कंसीडर करनी है। पहले क्राइटेरिया उस ऑर्गेनाइजेशन का कि किस पर्पस के लिए क्या क्राइटेरिया, उसका स्कोप क्या होगा। देन क्वालिटी पॉलिसी आपने डेवलप करनी है। नेचर एंड स्केल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नेचर के मतलब उसकी वर्क क्या है, और स्केल कितने बड़े पैमाने पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, और उसके बाद सिस्टम कितना स्ट्रांग उसके लिए अवेलेबल है। कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स क्या है, इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज स्टेक होल्डर्स क्या है उसकी, एंड टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड रिसोर्स प्रोविजन, रिसोर्स उसको क्या प्रोवाइड
किए गए हैं। इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑपरेटिंग क्यूएमएस, वो तो था पहली फेज। क्या है? इस्टेब्लिश किया हमने। हमने इस्टेब्लिश किया क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, और उसमें हमने क्या देखा? क्राइटेरिया क्या था, स्कोप क्या था, क्वालिटी पॉलिसी को देखा, नेचर एंड स्केल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। उसके बाद हमने इस तरह बाकी इसकी जितनी भी चीजें थी वो हमने जो कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स थी, या इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज थी, और लास्ट में टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, वो सब चीजें जरूरी थी कि जब हम इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं किसकी? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। अब जब बात हम करते हैं कि जब वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया है, तो हमने उस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अब इम्प्लीमेंट करना है। उस इम्प्लीमेंट में क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज के एम्प्लॉयज, जारी बात है एम्प्लॉयज जो है वो बेसिकली उन्हीं लोगों ने उस सिस्टम पे अमल पैरा होना है। तो जब तक उनकी इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम आगे नहीं चल सकेगा। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, इसको बोलते हैं TNA। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट क्या होती है कि आप ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो एम्प्लॉयज हैं वो किस चीज में लैग कर रहे हैं, किस चीज को वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उस चीज में उन्हें ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। उस चीज के अंदर अगर उन्हें ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है तो ये TNA ट्रेनिंग नीड असेसमेंट से ही मालूम होता है कि किस वर्कर को किस नोयत की ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। इंपॉर्टेंट नेसेसरी ट्रेनिंग, नेसेसरी ट्रेनिंग जो है वहां पे आपको कंडक्ट करा के करवानी पड़ेंगी उन्हें। कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी बहुत लाजमी अमल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट एक मंथ 2 मंथ, मतलब आप कुछ अरसे के लिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करते रहेंगे, बल्कि कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी क्या है कि आप मतवातर इस काम को परफॉर्म करेंगे, तब जाके ईयर्स, इवन मंथ्स, ईयर्स, सालों की मेहनत के बाद आपके हाथ में एक बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस वजूद में आएगा। देन आता है अरेंजमेंट्स। फिर जाहिर बात है जब आप इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन कर रहे हैं, आपने सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है, तो उसके लिए आपको कुछ अरेंजमेंट्स भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि विदाउट अरेंजमेंट सिस्टम की बका नामुमकिन है। देन मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग QMS। QMS की इस्टेब्लिश हो गया है, इस्टेब्लिश होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। अब देखा ये जाएगा, अब मॉनिटर किया जाएगा और मेजर किया जाएगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर चुका है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, पुअर है, गुड है, जो भी है। तो वो अब ये स्टेज आ गया। की प्रोसेस आइडेंटिफाई, जो मेन प्रोसेस होंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उनकी निशानदेही की जाएगी। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वहां पर होंगे। परफॉर्मेंस इंडिकेटर से मुराद ये होती है कि ऐसी इंडिकेटर्स, ऐसे फैक्टर्स जिससे हम किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस मेजर कर सकें, वेदर इट्स गुड और बैड। मॉनिटरिंग एंड आर मेजरिंग क्राइटेरिया, इंस्पेक्शन एंड इंटरनल ऑडिट सिस्टम इन प्लेस। ठीक है, इंस्पेक्शन एक फॉर्मल काम है और इंटरनल ऑडिट सिस्टम भी आपका इंटरनल है, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होता है। तो इस वजह से ये दोनों का होना लाजमी है। कॉम्पिटेंसी इंश्योर्ड, कि जिस बंदे की जो कॉम्पिटेंसी या जो भी बात बताई गई है, तो वो बंदा उस काम में कितना एक्सपर्ट है या उस काम को कितना वो परफॉर्म कर रहा है। देन रिसोर्सेज प्रोवाइडेड, और ये भी चेक किया जाता है कि इस्टेब्लिश करते हुए किन चीजों को सामने रखा गया, पॉलिसी क्या कह रही है, और इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन के दौरान क्या वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए जिनके बारे में बताया गया था। देन रिस्क असेस, और इससे रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको असेस किया जाएगा। एनालाइज एंड एवेल्युएटिंग QMS, फीडबैक एंड कंप्लेंट्स की मदद से। सप्लायर्स एवेल्युएशन होगी कि सप्लायर्स की इनपुट क्या है हमारे सिस्टम के अंदर। मार्केट बिजनेस शेयर के ऑर्गेनाइजेशन का जो उसकी नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस शेयर है मार्केट के अंदर वो कितना है। लेटेस्ट इनोवेशन एंड मार्केट ट्रेंड्स, जिद्दत लाई जाएगी और मार्केट ट्रेंड्स को देखा जाएगा और उनके कितने करीब करीब आपकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आउटपुट फ्रॉम मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग,
परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेसेस आइडेंटिफाइड विद अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनमें हमें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हुई है कि मजीद बेहतरी हो सकती है या मजीद बेहतरी हम उसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिव्यूइंग, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कि हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का रिव्यू कैसे कर सकते हैं, हम इसको मेंटेन कैसे रख सकते हैं और इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। रिव्यूइंग अथॉरिटीज असाइंड एट ईच फंक्शनल लेवल, कि हर ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे हर प्रोसेस के ऊपर रिव्यूइंग अथॉरिटीज मौजूद होनी चाहिए जो हर फंक्शनल जहां जहां पर जो जो काम किया जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन की फेज में वो उसको मेक श्योर कर सकें और उसको रिव्यू कर सकें। रिव्यूइंग अथॉरिटी एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इनपुट्स फॉर रिव्यू डिसीजन, इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेक होल्डर इसलिए क्योंकि उनके लिए काम किया जा रहा है और एम्प्लॉयज इसलिए क्योंकि उन्होंने काम परफॉर्म करना है, इसलिए इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन जो है वो नहायत ही जरूरी है। कॉस्ट इम्प्लीकेशंस, कि कॉस्ट कितनी आएगी सिस्टम की, जो सिस्टम आप अप्लाई करवा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस फॉर प्रोस्पेक्टिव इंप्रूवमेंट चेंजेस, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक एटीट्यूड होता है, एक बिहेवियर होता है जिससे पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक रेडी है प्रोस्पेक्टिव इंप्रूवमेंट के लिए, जो इंप्रूवमेंट कभी भी आ सकती हैं। जिस तरह रिसेंटली अभी कोरोना के हवाले से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्किंग ही छोड़ दी थी और फिर रीथिंक किया। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो एटीट्यूड है हर वक्त तैयार रहने का कि जब भी चेंज आएगी वो उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखने में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट ये आता है क्यूएमएस डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। आप क्यूएमएस डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कैसे है जी? डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, रिटेनिंग डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, मेंटेन भी रखेंगे और रिटेन भी रखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। नेसेसरी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन फॉर क्यूएमएस लाजमी होगी। एडिक्वेसी एंड सफिशिएंसी, एडिक्वेसी होता है कि मुताबिकत रखती हो, एंड सफिशिएंसी और काफी हो। मतलब ये है कि आपने इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एंटर नहीं करना, या जो पोर्शन जो रेशो हमें रिक्वायर्ड है वो रेशो हमने हर सूरत पूरी करनी है। तो इस सूरत में एडिक्वेसी एंड सफिशिएंसी मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है वो आपकी मुताबिकत रखती हो उस मैनेजमेंट सिस्टम से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से काफी भी हो। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, एक्सेस, और उसके बाद प्रोटेक्शन हो सके, सिक्योर हो, उसको स्टोर प्रॉपर्ली किया जा सके, और अगर कुछ भी ऐसा इशू आता है तो उसको रिट्रीव भी डाटा को किया जा सके। एक्सेस बड़ा जो है ना, एक्सेस से मुराद ये है कि उन डॉक्यूमेंट्स तक जो रसाई है, जो पहुंच है, एक तो ये है कि वो होनी चाहिए लेकिन टू कंसर्न पर्सन ओनली, टू लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए, कि उसके ऊपर एक ऐसा कंट्रोल होना चाहिए कि जिसको रिक्वायरमेंट हमने देनी है या जिसको रिक्वायरमेंट तक हमने एक्सेस देना है सिर्फ उन्हीं लोगों तक ही वो दिया जा सके। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाइड, प्रोविजन फॉर इशू, अपडेट, रिव्यू एंड आर रिवाइज, रिटेंशन पीरियड कितना होगा ये भी हम देखेंगे, और लेजिबल, और वो कितना लेजिबल है डॉक्यूमेंट्स उसके रिलेटेड किस हद तक हैं। अब जी हम आगे टिपिकली अब हम ऑडिट को अब डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करना हमारे लिए इसलिए लाजमी था कि जब तक हमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की क्लासेस का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम काम कैसे करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की डॉक्यूमेंट्स कैसी होंगी, क्या होंगी, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तब तक हम ऑडिट जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का परफॉर्म नहीं कर सकते। अब टाइप्स ऑफ ऑडिट्स की तरफ हम चलते हैं। तो ऑडिट की जो टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स हैं। एक फर्स्ट पार्टी इंटरनल ऑडिट,
1P। एक सेकंड पार्टी एक्सटर्नल ऑडिट, टू सम एक्सटेंड आप एक्सटर्नल कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नल ही होता है ये ऑडिट। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काम हो रहा है, जो क्लाइंट, उसको कंसिडर किया जाए तो ये इंटरनल ही कंसिडर होता है। एक्चुअल ऑडिट जो है वो थर्ड पार्टी एक्सटर्नल ऑडिट्स 3P है। अब फर्स्ट पार्टी क्या है कि आप एक कंट्रैक्टर हैं और आप किसी क्लाइंट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आप अपने ही सिस्टम के अंदर अपना जब ऑडिट परफॉर्म करवाएंगे अपने ही लोगों से, तो वो इंटरनल ऑडिट है। जब क्लाइंट आएगा, क्लाइंट बोलेगा ये ठीक है लेकिन ये तुम्हारा बाइस्ड ऑडिट हो सकता है क्योंकि ये तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का अपना बंदा है। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में आपका जो क्लाइंट होगा वो कहेगा भाई ये मेरा बंदा आपका ऑडिट करेगा, उसको हम सेकंड पार्टी ऑडिट। उसके ऊपर बीइंग कंट्रैक्टर आपको ये एलिगेशन हो सकती है, ये आपको आपका पॉइंट हो सकता है कि अब आपका जो ऑडिटर है ये बाइस्ड है, इसलिए एग्री नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत में थर्ड पार्टी ऑडिटर को हायर किया जाता है जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करता है, जो कि ना तो कंट्रैक्टर की तरफ बाइस्ड होगा ना क्लाइंट की तरफ, बल्कि वो जो कुछ कहा गया, जो एग्रीड हुआ, जो वर्क मेथड स्टेटमेंट में एग्री हुआ था, उसको सामने रखते हुए, उन क्राइटेरियाज को सामने रखते हुए ऑडिट को परफॉर्म करेगा। जहां पर कंट्रैक्टर जो है वो उसकी कमिटमेंट्स पूरी नहीं होंगी तो वो वहां पर उसको आइडेंटिफाई करेगा, और जहां पर क्लाइंट की तरफ से कोई ऐसी बात आएगी सामने तो वो उसको भी आइडेंटिफाई करेगा। अब इसमें जो है अपना हम देखते हैं कि डिफरेंस अमंग्स टाइप्स ऑफ ऑडिट देखते हैं जरा। अब टाइप है 1P, 2P, 3P। पर्पस क्या है 1P है, टू मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ QMS एंड टू इंप्रूव कॉम्पिटेंस इन हाउस, क्योंकि इंटरनल ऑडिट। इन्फ्लुएंस क्या है, डिपेंड्स ऑन टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। असरअंदाज कितना होगा ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट कमिटमेंट के ऊपर। अगर मैनेजमेंट इसको कंसीडर ही नहीं करती, वो कहती है भाई ये रोज का काम है इसको होने दो, तो वो फिर आपको, और अगर मैनेजमेंट कमिटेड है कि जो इंटरनल ऑडिटर ने आपको कंक्लूजन दिए हैं, जो फाइंडिंग्स दी हैं, तो उनके ऊपर काम किया जाए तो फिर काम होगा। सजेशन कंसल्टेंसी, यस। इफेक्टिवनेस क्या है, इफेक्टिव इफ बैक्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। 2P में टू गेन बिजनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम अ क्लाइंट, सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ क्लाइंट, लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑन ऑडिटर्स, वहां पे इन्फ्लुएंस कम होगा। डिपेंड्स ऑन क्लाइंट, I effectively to gain third party certification, conflict of interest is very high, so there is some influence on auditors, not allowed। Suggestion consultancy not allowed, वो सिर्फ findings देंगे और outcome देंगे और बता देंगे भाई ये आउटकम है। इफेक्टिवनेस नॉट क्वाइट इफेक्टिव अनलेस टॉप मैनेजमेंट हैज अ क्लियर विल टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट। इफेक्टिवनेस का सारा दारोमदार टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट के ऊपर है, अगर वो कमिटेड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। बेनिफिट्स ऑफ थर्ड पार्टी एग्रेडेड सर्टिफिकेशन, would you prefer to buy product services from an organization who has been ISO 9001:2015 certified from a famous certification body? If yes, then explain why. Tutors will write down the student's response on whiteboard, and after writing all, it will be discussed if the responses are relevant or not and why. आपने करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारी रेगुलर क्लास नहीं है, हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपने करना ये है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख के एक्सप्लेन करके मुझे भेजेंगे, वो व्हाट्सएप या ईमेल में। तो आप ईमेल कर दें मुझे, तो उस पे ऊपर फिर हम मजीद डिस्कशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बेनिफिट्स ऑफ थर्ड पार्टी एग्रेडेड सर्टिफिकेशन में। मार्केटिंग एडवांटेजेस है, बिजनेस ग्रोथ के लिए हम ISO 9001 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। कैप्चरिंग ओवरसीज मार्केट, अब कोई भी जब आप ओवरसीज मार्केट की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर साउंड है या किन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करके काम कर रही है, तो देन आप ओवरसीज का काफी बिजनेस पकड़ सकते हैं। गेन्स कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, वैल्यू एडिशन इन द quality management system, legal and other requirements are fulfilled, second party audits may be exempted from client, क्योंकि client देख लेगा कि भाई external audit हो चुका है, third party audit हो चुका है, तो अब मेरे audit की जरूरत नहीं है।
अब जी द ऑडिट प्रोसेस, थर्ड पार्टी का ऑडिट कैसे होगा, इसको आपने बड़ी डिटेल से बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले ऑडिट रिक्वेस्ट बाय ऑडिटी, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऑडिट परफॉर्म करना है वो रिक्वेस्ट करेगी। सर्टिफिकेशन बॉडी सीक स्कोप क्राइटेरिया प्रोफाइल फ्रॉम ऑडिटी, सर्टिफिकेशन बॉडी कहेगी भाई स्कोप किस स्कोप पे कराना है, क्राइटेरिया पे कराना है, और प्रोफाइल क्या है ऑडिटी की, वो सब कुछ मांगेगी। फिजिबिलिटी फॉर ऑडिट इज असेस्ड बाय सर्टिफिकेशन बॉडी, एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटी एंड सर्टिफिकेशन बॉडी। उसके बाद प्लानिंग फॉर ऑडिट बाय सर्टिफिकेशन बॉडी होगी। उस सेक्शन ऑफ ऑडिटर टीम में कौन कौन होगा और लीड ऑडिटर कौन होगा, ये सब चीजें उसमें कंसीडर की जाएंगी। ऑप्शनल ऑन साइट विजिट बाय द लीड ऑडिटर, QMS डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन सॉर्ट फॉर डॉक्यूमेंट रिव्यू। ये डेस्कटॉप ऑडिट के लिए क्या होगा कि डॉक्यूमेंटेड रिव्यू डॉक्यूमेंट्स मंगवाई जाएंगी, QMS की डॉक्यूमेंट रिव्यू होगा। डॉक्यूमेंट ऑडिट सक्सेसफुल, अगर डॉक्यूमेंट ऑडिट सक्सेसफुल होता है देन तो यस, अगर नहीं होता तो देन सी करेक्टिव एक्शंस फ्रॉम द ऑडिटी। तो फिर ऑडिटी को बोला जाएगा भाई ये तुमने, ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाएगा ये जो करेक्शंस हैं ये करो, और करने के बाद वापस हमें इसको भेज दो। देन हमारे पास अगर दोबारा आता है इस तरह से, फिर जब यस हो जाएगा तो ऑन साइड ऑडिट प्लान बनेगा, ऑन साइड ऑडिट परफॉर्म किया जाएगा। देन ऑडिट फाइंडिंग्स आएंगी, उन ऑडिट फाइंडिंग्स के बिहाफ पर एक ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। देन क्लोजिंग मीटिंग होगी, करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम्स एंड फॉलो अप होगा। देन लीड ऑडिटर्स रिकमेंडेशन टू सर्टिफिकेशन बॉडी, लीड ऑडिटर्स बताएंगे कि ऑडिट इनका क्लियर है नहीं है, उसके बिहाफ पे सर्टिफिकेशन बॉडी उनको सर्टिफाई करेगी। अब जी ऑडिट रिक्वेस्ट बाय ऑडिटी, रीजन फॉर गेटिंग ऑडिटी, चॉइस ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडी। ये आपने थोड़ा सा करके लिख के मुझे भेजना है। विच सर्टिफिकेशन बॉडी विल यू चूज इफ यू आर गोइंग टू गेट योर कंपनी ISO 9000-2015 सर्टिफाइड एंड वाई। ये आपने सर्च आउट करना है इंटरनेट के ऊपर, मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन बॉडीज मौजूद हैं। आप अगर किसी एक को चूज करते हैं तो 3 से 4 लाइनों में, 3 to 4 लाइंस में आप उसकी रीजन भी देंगे, और ये आप लिख के फिर उसी तरह से एक छोटी सी असाइनमेंट बना के मेरे साथ शेयर करेंगे। रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट बाय सर्टिफिकेशन बॉडी, अब रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट जो है सर्टिफिकेशन बॉडी की, वो क्या क्या चीजें देखेगी। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, क्राइटेरिया फॉर ऑडिट क्या है, एग्जांपल 9001 है, 14001 है, 45001 है, क्या है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जियोग्राफिकल स्प्रेड, क्या ऑर्गेनाइजेशन फैली कहाँ कहाँ पे है, लोकेशंस क्या है, नंबर ऑफ पर्सनल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मुलाजमीन कितने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसेस क्या है, कि जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रोसेस है वो कितना कम्प्लेक्स है, एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी इश्यूज क्या हैं, और ऑडिट लैंग्वेज क्या होगी, और ताकि उसमें फिर अगर किसी भी तरह का ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी ट्रांसलेटर या इस तरह की कोई अरेंजमेंट है तो वो फिर अपने बिहाफ पे परफॉर्म करेगी। आउटकम ऑफ रिव्यू, इस रिव्यू का आउटकम क्या होगा, प्राइस प्रपोजल। फिर ऑडिटर जो सर्टिफिकेशन बॉडी है ये ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइस प्रपोजल देगी कि हम इतने बंदों का इतने पैसों में ऑडिट करेंगे, नंबर ऑफ ऑडिटर्स कितने होंगे, एडिशन ऑफ रेलेवेंट टेक्निकल एक्सपर्ट अगर रिक्वायर्ड होंगे तो वो कौन होंगे, इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर अगर वो रिक्वायर्ड है लैंग्वेज बैरियर की वजह से, कॉम्पिटेंसीज ऑफ ऑडिटर्स क्या क्या होंगी, प्लानिंग फॉर ऑन साइट विजिट ऑप्शनल कि वहां पर जाके क्या करना है, प्लानिंग फॉर डॉक्यूमेंट रिव्यू, डेस्कटॉप ऑडिट टाइप, एंड देन प्लानिंग फॉर ऑन साइट ऑडिट, और साइट के ऊपर जाके जब ऑडिट परफॉर्म किया जाएगा। अच्छा, अब ये IAF की इंटरनेशनल जो इसकी फेडरेशन है, इसकी गाइडलाइंस है कि आपके ऑडिट मैन डे रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, कि कितने बंदे होंगे और आपने स्टेज 1 स्टेज 2 का ऑडिट कितने दिनों में मुकम्मल करना है, ठीक है। अगर 1 से 5 1 to 5 नंबर ऑफ पर्सनल होंगे तो 1.5 डेज में ऑडिट होना चाहिए, 6 to 10 होंगे तो 2 डेज में होना चाहिए, 11 to 15 पर्सन हैं तो 2.5 डेज में आपकी ये ऑडिट ड्यूरेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इस वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड आपके सामने मौजूद है कि जिसके तहत आपने
कितने बंदों के ऊपर कितने दिन का ऑडिट और परफॉर्म करना है, ये सारा स्केड्यूल, ये टेबल आपके सामने आ चुका है, जिसके ये एक जनरल आप ये गाइडलाइन समझ लें जिसके मुताबिक। लेकिन मे भी अगर आप ये देखते हैं टेक्निकलिटी प्रॉब्लम या कोई भी आपकी एम्बिग्विटी आ जाती है, कोई भी ऐसी कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, वो एक स्पेशल केस होगा, अदरवाइज इन्हीं डेज को कंसिडर किया जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट ही हमारे पास आता है ऑन साइट विजिट बिफोर डेस्कटॉप ऑडिट। अब ये ऑन साइट विजिट बिफोर डेस्कटॉप ऑडिट ऑप्शनल है और ये लाजमी नहीं होता कि डेस्कटॉप ऑडिट से पहले विजिट हो। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की अगर जो आप कह लें लोकेशन का या उसके प्रोसेसेस का या कुछ अगर ऐसे स्पेसिफिक हैं तो देन होता है, अदरवाइज ये ऑप्शनल चीज़ होती है और बहुत सारी जगहों पर नहीं परफॉर्म किया जाता कि ऑन साइट विजिट बिफोर डेस्कटॉप ऑडिट। टू असेस द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी कल्चर, टू एस्टिमेट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसेस, जिसका मैंने अभी बात की है, ऑर्गेनाइजेशन रेडीनेस फॉर द ऑडिट, कि ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक तैयार है इस ऑडिट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करवाने के लिए, टू हैव एन आइडिया अबाउट द वे प्रोसेसेस आर बीइंग कैरिड आउट, टू एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के ऑर्गेनाइजेशन के पास किस हद तक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है। डेस्कटॉप रिव्यूज ऑफ क्यूएमएस। अब ये क्यूएमएस के डेस्कटॉप रिव्यू की बात करता है। रीजंस फॉर डॉक्यूमेंट रिव्यू, डॉक्यूमेंट रिव्यू प्रोसेस, डॉक्यूमेंट रिव्यू आउटकम, डॉक्यूमेंट रिव्यू रिपोर्ट सबमिशन, सैम्पलिंग होगी, चेकलिस्ट प्रिपरेशन, इंटरव्यू क्वेश्चन। रीजंस फॉर डॉक्यूमेंट रिव्यू क्या है जी? रीजंस फॉर डॉक्यूमेंट रिव्यू की जानिब हम बढ़ते हैं तो इसमें आता है, इसलिए मैंने वो तेजी से वो लास्ट स्लाइड डिस्कस की क्योंकि जो बेसिक वो हेडिंग्स हैं और यहाँ पर हम उन हेडिंग्स की डिटेल को डिस्कस कर रहे हैं। रीजंस फॉर डॉक्यूमेंट रिव्यू, टू इंश्योर द QMS हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड डॉक्यूमेंटेड, to ensure the adequacy, suitability and effectiveness of established QMS as per the nature, scale and complexity of the processes of the organization, to establish the on-site audit sampling plan on the basis of document review, to prepare the checklist on the basis of document review, to prepare an audit plan for on-site audit। के on-site audit के लिए हमारा प्लान क्या होगा। डॉक्यूमेंट रिव्यू प्रोसेस क्या है, अब वो भी प्रोसेस के थ्रू होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी कैसे भी मांग लिया जाए आपसे। व्हाट टू लुक फॉर, कंप्लायंस विद द क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एडिक्वेसी एंड सफिशिएंसी, प्रोविजन फॉर रिव्यू एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, मतलब पता चल सके ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, किस जगह से आया और किस तरह से हमें मिल सकता है। वापस आते हैं डॉक्यूमेंट रिव्यू आउटकम। अच्छा, डेस्कटॉप ऑडिट बाय ऑडिटर, मतलब ऑन साइट विजिट हो या ना हो तो डेस्कटॉप ऑडिट पे आ गए हम। डेस्कटॉप ऑडिट बाय ऑडिटर हुआ, डेस्कटॉप ऑडिट सक्सेसफुल, यस, ऑन साइट ऑडिट प्लान इज एग्रीड, ऑन साइट अब ऑडिट होने जाएगा। अगर नहीं हो जाता तो NCR जो नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट है या इम्प्रूवमेंट है या IO इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी है रेज बाय ऑडिटर, तो वो क्या करेगी, तो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन takes corrective action and resubmits to auditor. Auditors review the corrective action. Corrective actions are adequate and effective. वो दोबारा नो होंगे तो दोबारा NCR, IR, IO वहां पे जनरेट की जाएंगी, रेस की जाएंगी और वापस फिर वही प्रोसीजर। अगर यस हो जाएगा तो फिर हम ऑन साइट ऑडिट प्लान की जानिब चल पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट रिव्यू आउटकम, हमें डॉक्यूमेंट रिव्यू का आउटकम जो है वो क्या मिलेगा। डॉक्यूमेंट रिव्यू आउटकम, डेस्कटॉप ऑडिट रिपोर्ट, उसमें क्या होगा, नॉन कंफर्मिटीज रिक्वायर करेक्टिव एक्शंस बाय ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट स्टेप, ऑब्जर्वेशंस, इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज, नॉट अ नॉन कंफर्मिटी बट एन अलार्मिंग सिचुएशन such that a potential non-conformity not a binding on the auditee to take corrective actions but will be helpful for them if addressed,
Some issues highlighted in desktop audit may be verified by on-site documented information review interview, and only then it can be concluded if the issue is a non-conformity or else. मतलब ये होता है डेस्कटॉप ऑडिट रिपोर्ट में अब नॉन कंफर्मिटीज हैं तो वो तो ये है कि उनके लिए करेक्टिव एक्शंस करने ही करने हैं। ऑब्जर्वेशन इंप्रूव जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो नॉन कंफर्मिटी तो नहीं है लेकिन एक अलार्मिंग सिचुएशन है, मतलब कि वो बहुत जल्द नॉन कंफर्मिटी में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसी सूरत में उसको ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो उसको एड्रेस कर ले। एड्रेस करने से क्या होगा कि वो बेहतरी की तरफ चीजें चली जाएंगी और वो नॉन कंफर्मिटी की तरफ नहीं जाएगी। और उसके अलावा अगर कोई इश्यूज हैं वो बताए जाएंगे, वो उसको बताए जाएंगे कि एड्रेस करे ऑर्गेनाइजेशन जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि इसको प्रॉपर्ली परफॉर्म किया जा सके। अच्छा जी, आज हमने ये डॉक्यूमेंट रिव्यू आउटकम तक डिस्कस कर लिया है। ये हमारा डे 1 के अंदर तमाम तर लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब जो आपको इसके हवाले से बुक जो लर्निंग मटेरियल है, जो कैंडिडेट बुक है, अगर वो रिक्वायर्ड हो आप व्हाट्सएप कर लें। और ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि आप ईमेल के ऊपर रिक्वेस्ट भेजिए और आपको एज सुन एज पॉसिबल वो बुक वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी। बहुत जल्द इसी सीरीज के इसी ISO 9001 2015 QMS लीड ऑडिटर कोर्स के सेकंड डे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।